गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सह चारों लोकसभा के मीडिया प्रभारी उपेंद्र सिंह जी एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी के इस चारों लोकसभा के संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, तीनों महामंत्री धर्मेंद्र जी, विवेक जी, शत्रुघ्न भगत जी, राकेश सिंह जी, पूर्व प्रदेश का कार्य समिति सदस्य, हम तमाम इस शहर के कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। इस अवसर पर आप सबों के बीच सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सारण लोकसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूडी जी अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखेंगे। नमस्कार। और औपचारिक तौर से स्क्रूटनी समाप्त होने के बाद मैं आज एनडीए की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 20 संसदीय सारण छपरा संसदीय सीट से मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। और आज ये आप सबों के बीच में औपचारिक रूप से पहला प्रेस वार्ता है। हमारे दाहिने और बाएं तरफ एनडीए के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जिनका संबोधन धर्मेंद्र जी ने किया है। आप सबका विशेष रूप से इस मंच पर स्वागत है। हमारे साथ जिला के माननीय अध्यक्ष भाई रंजीत जी भी हैं, डॉक्टर राजीव जी भी हैं, दीपक जी, ताफ जी, बाकी सब लोग जिनका नाम लिया गया है, उपेंद्र जी, पानी तो बोतल। आप सबों के ज़्यादा सवाल चुनाव के दौरान आप सब लोगों के काफ़ी सवाल आते रहे और जहाँ तक बन पड़ा है एक गरिमा के तहत हमने आपके सभी सवालों का उत्तर दिया है। आने वाले 15 दिन में भी कई सारे सवाल उठेंगे, उसका भी मैं उत्तर देता रहूँगा। लेकिन मैंने एक बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता संयमित रूप से अपने बातों को रखेंगे और वही हमारी विचारधारा का एक अंग है। सबसे पहले कल की जो बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरा रहता है। संविधान पर अगर खतरा होता तो कल रोहिणी जी का नामांकन रद्द हो चुका होता। लेकिन चुनाव आयोग संविधान के तहत काम करता है और रिटर्निंग ऑफिसर जिला में जो नामांकन लेता है वो सर्वे सर्वा होता है। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दाखिल की और आप सब लोगों को भी वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपी आपको प्राप्त होगा। अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम इसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं। स्वाभाविक तौर से रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी चुनौती चुनाव आयोग तक भी जाएगी और उसके बाद न्यायालय तक भी जा सकता है। और इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है कि न्यायालय के आदेश पर लोगों की भी सदस्यता खत्म हुई है। देश के प्रधानमंत्री की भी सदस्यता इसी तरह के आवेदन पर, आपको याद होगा कि राजनारायण के सामने देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता समाप्त और देश में चुनाव और इमरजेंसी भी लगा था। तो भारतीय जनता पार्टी को लिखने पढ़ने में विश्वास है, संविधान में विश्वास है और अगर कैंडिडेट ने अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंडिडेचर उनका कर दिया है तो हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन वैसे भी हम सब लोगों को बहुत चिंता इस बात का नहीं है कि वो स्थिति उत्पन्न होगी चुनाव जीतने के बाद। और मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां छपरा में हैं
उसमें किसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जीतने की कोई गुंजाइश है। तो हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है, कागजात हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में जीत हमारी है। और ये प्रत्यक्ष रूप से कल से आप लोग जानना चाह रहे थे, हम लोगों ने पूरा कागजी रूप से अपना आवेदन डाल दिया है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष होता है, संविधान के तहत चुनाव आयोग है और संविधान के तहत निर्वाची पदाधिकारी है, इसलिए उसके निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे तथ्य सार्वजनिक है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। सर, आपने सवाल उठाया उसके बाद एक मिनट मुझे खत्म कर दें, उसके बाद आप पूछते रहिए। हमारे यहाँ हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे विरुद्ध जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी एक मुखौटा है और खौफ है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो का, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का। और इस बार दिख रहा है, और अभी चुनाव में आपने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी ऐसा मामला नहीं देखा होगा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 2 प्राथमिकी के रूप में इंडिया अलायंस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है। सोनपुर में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, और वो दर्ज किया गया है वहाँ। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, और उस पर वारंट भी निकला है, पुलिस की छापेमारी भी चल रही है। और वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक है जिसने विस्फोटक और गलत बयान दिया था सोनपुर में। अगर आप कहेंगे तो उसकी जानकारी मैं विशेष रूप से दे दूँगा। और कल शाम को, परसों शाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार रथ है उस पर राष्ट्रीय जनता दल के अपराधियों ने, कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, अपराधियों ने हमला बोल दिया, ड्राइवर के साथ मारपीट की और प्राथमिकी दर्ज हो गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई। मैं इसलिए यह संदर्भ रख रहा हूं कि हार की स्थिति में, घबराहट की स्थिति में ये जो खौफ वाली पार्टी है इसने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। और जहां भी केसरिया दिखता है, जहां भी भगवा दिखता है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन दिखता है, वो पागलपन की दौर में प्रवेश कर जाते हैं और तांडव करने लगते हैं। और ये खतरा छपरा की धरती पर पूरी तौर से मंडरा रहा है। हमने पिछले 25-30 साल के राजनीति में देखा है कि लगातार तांडव यहाँ होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, परसा में भी एक एफआईआर दर्ज हुआ और लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होते जा रहा है। ये चिन्हित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल तांडव की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर लगातार सारण की धरती पर प्रहार कर रहे हैं। हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें रिटर्निंग ऑफिसर पर भरोसा है और कागजी रूप से हम कार्रवाई करते रहेंगे और समय समय पर सारण की जनता को बताते रहेंगे कि किस प्रकार का आतंक राष्ट्रीय जनता दल, और इसी आतंक के भय के खिलाफ बिहार की राजनीति उनकी समाप्त हुई है और अब सारण की भी राजनीति समाप्त हो गई। तीसरा बिंदु, हमारे लिए सौभाग्य है और मैं जैसे कहता हूं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री अपना प्रत्याशी अपने किसी क्षेत्र के लिए चुनते हैं और ठोक बजा के चुनते हैं और वहां से पूरे बिहार को संवाद देते हैं। तो 5वें फेज का जो चुनाव है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 13 मई को दिन में 12 बजे छपरा की धरती पर होगा। हम सब कार्यकर्ता उनका हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता, और बड़े तौर पर इसकी तैयारी में हम सब जुट गए हैं। तो 13 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार
छपरा की धरती पर आएंगे और हम सब उनकी स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जोश खरोश के साथ तैयार हैं। ये सूचना के तौर पर था। बाकी क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहूँगा, तो आप सब एक एक करके सवाल करेंगे और मेरा एक ही अनुरोध है, जो एक बार कर ले वो दूसरे को चांस दे। सवाल में सवाल करने का सिस्टम हम लोग नहीं रखें। सर, लगातार आप जैसे ही आपने कल सवाल उठाया रोहिणी आचार्य, तो उन्होंने आज ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा, पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठे भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा है, माना और जाना चाहिए कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखले लोग शोर ज्यादा मचाते हैं। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। सच्चाई तथ्य है, कागजी कार्रवाई है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार आपको निशाना बनाते रहे, आपके जीवन पर भी निशाना बनाते रहे, इसको लेकर क्या कहें? आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। देखिए, हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे और पत्रकारों से ज़रूर कहना चाहेंगे, अब हमको बता दीजिए कि अब हमको उनके परिवार के कब तक किन किन लोगों से चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। लालू जी से लड़े, लालू जी के प्रतिनिधि से लड़े, समझ सकते हैं वहाँ हम जीते। लालू जी की श्रीमती से लड़े, राबड़ी देवी से लड़े। लालू जी के तब जो समधी थे उनसे लड़े, लालू जी की बेटी से लड़े। अब आप ही लोग उनसे पूछ के बता दीजिए कि क्या पूरा जीवन एक ही परिवार हमसे लड़ता रहेगा और हमें हराने के लिए? आखिर ऐसा क्या है कि कैंडिडेट का भाव है, कि हमसे नफरत है, कि हमको भी कभी चैन का सांस लेने दीजिएगा। पूरा जीवन हम लालू जी के परिवार से लड़ते रहे, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती, भाई छपरा आपका नहीं है, छपरा की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका दावा खोखला है। जब जब आप छपरा के दावा पर चुनाव लड़ते कि छपरा मेरा है, तो छपरा की जनता कहती कि छपरा लालू जी आपका नहीं है, छपरा राजीव प्रताप रूडी का है। ये बात स्पष्ट हो गया है। तो आखिर कब तक? और इसके बाद का अगला चुनाव कौन लड़ेगा? अब तो परिवार में कोई बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए। तो अब सोचना चाहिए कि अब किसी को कैंडिडेट बना दीजिएगा। और ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का इतना अभाव है कि सारण में आपको कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं मिलता है चुनाव लड़ पाए। आखिर कहने के लिए तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ना मिले। और हर बार आप लोगों ने तो अजीब अजीब सवाल करते हैं पत्रकार लोग। अभी तक तो हम लोग परिवारवाद करते थे, आप लोगों ने उनसे पूछ दिया कि वंशवाद भी करने लगे हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा सवाल कठोर पूछते हैं, बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। सर, कहा यह गया है, छोटे पे आपने सवाल किया है। एक मिनट, आप लोग सहमत हैं कि यही पूछते रहेंगे कि आप लोग ही पूछिएगा? सर, आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि आपके भी नामांकन पत्र में 11 जगह गलतियां हैं। कहाँ है? लिखित रूप से कहाँ है? उन्होंने लिखित रूप से दिया है? नहीं दिया है, कहीं नहीं है पूछा। सर, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मैं अपने भाई पापा के काम पे वोट मांग रही हूँ, वो नरेंद्र मोदी के मुखौटा लगाकर वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर भाई एक बात तो सही है, हम सब नरेंद्र मोदी के ही मुखौटा हैं, हमको कोई प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाते हैं तो मेरा चेहरा भव्यता के साथ पूरा भारत दिखता है, लेकिन आप लालू यादव का मुखौटा लगाइएगा तो जो भी आपका चेहरा वो भी झुलस जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा नहीं है? अरे भाई, हम जो भी हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के बाल बच्चा हैं? हम कहाँ कह रहे हैं किसी के परिवार के हैं? हम एक ही परिवार के हैं और उस परिवार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए? आरजेडी क्वेश्चन द्वारा ये भी लगाया जा रहा है कि हताश के डर से सरकारी काम का उपयोग करेंगे। भाई क्षमा कीजिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने बिहार में लोकतंत्र देखा है और छपरा की धरती पर लालू प्रसाद जी का लोकतंत्र भी देखा है। और हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब छपरा जिला के आर्मरी से प्राइवेट लोगों को हथियार इशू करा करके मोटरसाइकिल से भेज करके और बूथ बूथ पर कब्जा कराया जाता था।
हमने ये भी देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम से पटना लौटने वाले एक समाज के जो नीतीश समाज के थे 8-8 लोग का गर्दन काट के खेत में फेंक दिया जाता था। हमने वो भी देखा है कि किस प्रकार से आतंक का माहौल होता था और अपराधियों का बोलबाला होता था। तो राजीव प्रताप रूडी से ये सवाल क्यों पूछते हैं? नेक्स्ट, देखिए अब तो हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार है, हमारी सरकार है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चुनाव आयोग पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई आपराधिक घटना होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के किसी भी कार्यकर्ता पर आंख उठाते हैं या उस पर प्रहार करते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं तो हम वैधानिक कदम उठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा, जो तिरंगा, जो भाजपा का झंडा लेके चलता है वो लाख के बराबर एक कार्यकर्ता है, इसलिए हम किसी से डरते नहीं। थोड़ी जी तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एक ब्लूटूथ पे स्पीकर पे सुना रहे हैं मोदी जी का पुराना भाषण और गाना गा रहे हैं तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। छपरा में भी जो नामांकन सभा हुई उसमें भी इस पे गाना सुनाया था उन्होंने, क्या कहेंगे? हमको उनका गाना उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना भाषण वोषण दे। दिक्कत क्या है कि लालू जी के बाद उनके घर में किसी को भाषण देने में बड़ी कठिनाई है। अब सब लोग लालू जी को कॉपी करते हैं। अब लालू जी थे, हम उनके खिलाफ रहते हैं, उनका खौफनाक दिन हमको याद है, लेकिन लालू जी को कॉपी करते करते ये लोग फिसल जा रहे हैं। अब फिसल ऐसे जा रहे हैं कि किसी को बेवकूफ़ कह दे रहे हैं, फिसल ऐसे जा रहे हैं कह दे रहे हैं कि भाई कोई पड़ोसी का बच्चा तो नहीं तुम्हारा है। तो लालू जी से एक तो लालू जी ट्रेनिंग दे नहीं रहे ठीक ठाक, कैसे बोलना चाहिए, कैसे, हम तो उनको देखे हुए विधानसभा से, तो थोड़ा अगर वो गुण दे करके मैदान में अब अचानक लेके उतार दिए हैं कैंडिडेट, अचानक कैंडिडेट उतारिएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिना ट्रेनिंग दिए हुए, बिना लाइट, आप तुरंत उतार दिए हैं, और भी गर्मी इतना ज़्यादा, तो रोज फिसलेंगे। इसलिए लालू जी के बारे में और क्या वो लोग बोलता है, कहाँ क्या बोलता है, हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। कभी समझेंगे तो बताएंगे आप। और सांसद जी, आप अपनी इकलौते हैं जो छपरा और सारण दोनों संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, ऐसे वरिष्ठ सांसद से यह उम्मीद की जाए कि उनका अपना निजी कोई घोषणा पत्र, सुपर घोषणा पत्र, आपका पत्र भी हो, जो जनता को लगे कि हमारे सांसद जीतेंगे तो इन बिंदुओं पर काम होगा और वह सुविधाएं हमें भी। देखिए हम अपने बारे में प्रचार नहीं करते। जनता बोलती है कि रूडी जी ने काम किया तो हम स्वीकार करते हैं। वो कहती है कि आगे की बात, हाँ तुमने कहा कि काम नहीं करते हो, मैं कहता हूँ भाई हम कोशिश करें। आगे की हम भाई तो आ रहे हैं आपके साथ, जीत रहे हैं। अरे भाई हम आप कह रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, तो आपको बधाई, पत्रकार हैं और आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो मेरा बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। जीतने की बात, अब हमारे ऊपर आरोप लगता था कि आप कोई काम नहीं करते। हो सकता है, हम हो सकता है आपकी बात सही हो, तो हमने कहा कि एक पत्रक छपवा देते हैं और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। हो सकता है उस पार्टी में लोगों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में और आप लोगों में पढ़ने का, तो हमने ये पत्रक छपवा दिया है और ये इसमें सब है और इसमें भी कम से कम 100 योजनाएं छूटी हुई हैं। 33,000 करोड़ की योजनाएं या तो कार्यान्वित हो चुकी हैं, कार्यान्वित के क्रम में है, या उसका प्रस्ताव डीपीआर से पारित होकर के कैबिनेट से अप्रूवल। वो पढ़ लीजिए, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमको बता दीजिएगा। लेकिन ये 33,000 करोड़ देश का पहला जिला है जहां इतना बड़ा निवेश, और ये लोग बोलते हैं साहब, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हैं तो बार बार हमको देखा, तो हमने छाप दिया है, पढ़ लीजिए। और ये सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम सब माध्यम हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। और कोई सवाल? लालू यादव सर आज एक ट्वीट कर लोगों के साथ शेयर किए हैं कि चुनाव में ये मरने की चुनाव है, जिंदा रहने की चुनाव है, मारने की नहीं, जिंदा रहने की चुनाव है। हम लोग को तो नहीं पता है कि चुनाव में काहे कोई मर जाएगा भाई। हम लोग तो गोली तो तब खाते थे जब छपरा में लालू जी के लोग घूमते थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज्य में कोई ऐसे मर जाएगा हमको तो नहीं लगता है। मरना भी नहीं है भाई, वोट डालना है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मरने का चुनाव, फिर से हमको सवाल जरा समझाइए, मरने का चुनाव मतलब फिर से बोलिए।
लालू यादव ने बताया है कि ये मारने का चुनाव है, जिंदा रखना है, मरना नहीं। ऐसा तो कहीं किसी का मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनाव में सबको मार देना है क्या? उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट का अब उनका ट्वीट तो अब सर लालू जी अपने जमाने के हैं, उनका ट्वीट कौन कर रहा है? अब उनसे बता दीजिएगा पत्रकार लोग की सम्मत करवाइए, सब बिना पूछे भी लिखते रहा है। भाई आजकल तो होता ही है, सीनियर लोगों का जूनियर लोग ट्वीट करते हैं, अब उनको लालू जी पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भाई कौन कौन चीज लिख दे रहे हो तुम, कि लोग ये सब बिहार में कम मर गया। ऐसा सर आप लोग बताइए, खबर कर दीजिएगा। सर उन्होंने संविधान को खतरे में बताया। हे भगवान, संविधान एक तो प्रभु मेरा तो यही अनुरोध है कि एक बार संविधान तो कम से कम इस जीवन काल में एक बार पढ़ जरूर है। बड़ा संविधान पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। हम लोग का सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, हम लोग संविधान को खतरा कैसे है? संविधान को कैसे बदल दिया जाएगा? कहाँ किसी दलित का, पिछड़े का, कमजोर का, हम तो वापस संविधान बदल करके महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जो लागू हो जाएगा 2027। तो हम लोग तो संविधान पॉजिटिव, और संविधान बता दे, जो भी इस बात को कह रहा है उनको बता देना चाहिए कि भारत का संविधान आज़ादी के बाद से लेके अब तक 127 बार संशोधित हुआ है। तब डर नहीं था उनको, तो आज उनको किस बात का? तो संविधान मजबूत है, उसी संविधान के तहत हम लोग सांसद हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी अस्तित्व उसी संविधान से है। लेकिन हम लोग ऐसा संविधान नहीं देखे थे चलाने वाला जो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला जाए, और जब खुद चला जाए तो संविधान का खतरा सबसे बड़ा उसी समय था। और उससे बड़ा खतरा तब था कि जब अपने जेल चले गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। इससे बड़ा संविधान का खतरा क्या हो सकता है? और वो लोग जब संविधान की बात करें, क्या बात है? रुकिएगा आप लोग सब लोग सर सम्मानित करना है गमछे से। ये वाला अगर विस्तृत हो जाए तो पता